बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि MTH 202 और 301 के लेक्चर्स के हवाले से, तो उनको बताता चलूँ आज से मैं दोबारा से लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 301 और के हैंडआउट्स नहीं है मेरे पास हार्ड कॉपी में, तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है मेरे लिए कॉपी पे समझाना। तो इसलिए मैं ये जो है वो यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर ही रिकॉर्ड करके आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ही समझाऊंगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये तरीका भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा सही तरह से, क्योंकि मेरे पास अब नहीं है, तो अब इसी तरह से ही मैं समझा सकता हूँ। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे उस चैनल पर गए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरी एक वीडियो पर, आप लोगों ने वहाँ पर उसको सब्सक्राइब किया है। मैं कोशिश करूँगा दोनों चैनल पर काम जारी रखूँ, क्योंकि इस चैनल में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल भी बना लिया था। तो कोशिश यही करूँगा दोनों को जारी रखूँ, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस 2 को। पहला लेक्चर हमने कर लिया था और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आप नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। तो वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस को देख लेते हैं। पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में पढ़ा था कि कैलकुलस किस किस चीज़ को डील करती है। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, ऑक्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। ऑक्टेंट्स 8 चीज़ के होते हैं और एक्स वाई जी 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस हमने पढ़ा था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल्स दी थी कि फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया था एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास आर होगा तो ए की वैल्यू आएगा। इट मीन्स के एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, यानी कि रेडियस होगा तो उसकी वैल्यू आएगी। तो जहाँ पे डिपेंड करता हो एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दूसरे का फंक्शन होता है। यानी कि जो एरिया है वो आर का फंक्शन है, आर की वजह से ए की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू होगी तो ए की वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स के ए जो है वो फंक्शन है आर का। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट भी एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई थी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फंक्शंस पे आ जाते हैं। अब हमारे पास जैसे कि आप शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, वैल्यूज पुट करने वाले 9th क्लास से ये क्वेश्चंस ऑनवर्ड शुरू है। हमने MTH 101 में भी पढ़ा था कि फंक्शंस में वैल्यूज कैसे पुट की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें वैल्यूज है 2x² - 1। अब वो कहता है 1 पुट करें, जहां जहां x आएगा वहां वहां 1 पुट कर दिया। देखें x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद -1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब वही कहता है जी 4 पुट करें, तो क्या करेंगे, x की जगह हम 4 पुट कर देंगे। तो ये देखें 4 का स्क्वायर -1, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 ज़ा 32 -1 31, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम -2 इसमें पुट कर देंगे। जैसे कि -2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर f ऑफ -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 -1 7। तो इसी तरह वो कहता है जी t-1 पुट करें। तो बिल्कुल सेम, जहां x है वहां पे t-1 पुट करने के बाद इसमें a - b का स्क्वायर ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा t² - 8t + 16। तो ये आप 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल देने के बाद वो कहता है कि 2 वैल्यूज भी हो सकती है फंक्शंस में। 2 वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, 3 वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे x और y दिया हुआ ना, तो x की जगह वो अलग से वैल्यू देगा, y की जगह वो अलग से वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ये दिया हुआ है, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इट मीन्स कि x की जगह हम 2 पुट करेंगे एंड y की जगह हम 1 पुट करेंगे। इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां देखें 2 पुट हुआ होगा, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां 1 पुट हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन है उसमें 1 और 2, x की जगह 1, y की जगह 2। अब 0 0 आ गया तो पहली वैल्यू 0 x, दूसरी वैल्यू 0 y, मीन्स के 0 0 0 हम दोनों की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। बिल्कुल सेम है, 2 वेरिएबल का है, तो आपने जस्ट इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद 3 वेरिएबल भी आ सकता है, जैसे कि 1 2 3 x y z 3 वेरिएबल हो सकते हैं, तो 3 ही वैल्यूज देंगे। ये x की है, ये y की है और ये z की है। एक तरतीब के साथ वैल्यूज होती हैं, पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है और तीसरी हमारे पास z की वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं फंक्शंस का। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो f ऑफ x, और उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। अब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है कि जिसमें 2 वेरिएबल यूज होंगे।
यानी कि x और y टू वेरिएबल यूज होंगे, उसको कहते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल क्या होता है? फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल मीन्स कि जिसमें x, y और z तीन वेरिएबल यूज हों, वो होता है फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ n वेरिएबल मीन्स के एक n तक इनफिनाइट नंबर तक कोई हमारे पास वेरिएबल हूँ, यानी कि फंक्शन हो, उसको हम फंक्शन ऑफ n वेरिएबल कहते हैं, जो x1 से लेकर xn तक जाएगा, एक लामहदूद वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों ने देख लेनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जो आगे यूज होगी। उसके बाद पैराबोला आ जाता है। पैराबोला शेप कौन सी होती है? इस तरह यू टाइप की जो शेप होती है उसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। और ये इक्वेशन कैसे ड्रॉ करनी है ये भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये देखें, ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अपवर्ड होगा, ठीक है। अगर अब ये जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी पैराबोला है लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे उसने दिखाया क्या है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम मिनिमम पॉइंट, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इसके फार्मूले होते हैं। फार्मूले जस्ट आप लोगों ने पढ़े 10th क्लास में पढ़े होंगे कि -b/2a एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये देखें -b/2a। उसके बाद ये उसका पैराबोला का दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जस्ट हमने क्या करना है, इस पर वैल्यूज पुट करने के बाद -b/a लगा के हमने इसको सॉल्व करना है। अब b/a कहाँ से आएंगे? अब देखिए ये लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो जनरल फॉर्म्स को यूज करते हुए x स्क्वायर के साथ जो चीज़ होगी उसको a के इक्वल रखेंगे, x के साथ जो चीज़ होगी उसको b के इक्वल रखेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको c के इक्वल रखेंगे। तो देखें उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? -4/2। ओके, अब 2 - 1 करेंगे तो यह हमारे पास वैल्यू बनेगी 2। अब x इक्वल टू 2 आ चुका है। उसके बाद 2 इसमें पुट करेंगे वैल्यूज में, x की जगह तो 4 आ जाएगा, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 2 and 4। अब 2 and 4 का हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक बना लेंगे हम पैराबोला की शेप में एक डायग्राम बना लेंगे। तो ये पहली एक वैल्यू यहाँ पे 4 तक आ रही है और एक वैल्यू 2 तक जा रही है, तो इसको हमने एक पैराबोला शेप का हमने एक शक्ल बना ली है। यानी कि 2 और 4 कहाँ तक जा रही है? ये x की 2 वैल्यू है और y की वैल्यू देखें ये क्या है? यहाँ पे 4 है। ये x की 2 यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 4 यहाँ तक आएगी, तो ये एक पॉइंट बनेगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ से यहाँ पर इसकी एक पैराबोला टाइप शेप बना लेनी है, जो कि एक पैराबोला की शक्ल बन जाएगी। बिल्कुल सेम यही स्टेप आपने दूसरी एग्जाम्पल में कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एलिप्स का आ जाएगा। एलिप्स का इस तरह की शेप होती है, बेजवी शक्ल यानी कि अंडानुमा शक्ल होती है। ये वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। और उसके बाद आ जाता है हाइपरबोला। हाइपरबोला की शेप आप लोगों के सामने है। आज जस्ट आप लोगों को हाइपरबोला के बारे में, पैराबोला के बारे में और इन शेप्स के बारे में बताना था। काफ़ी टाइम से लेक्चर्स भी नहीं अपलोड कर रहा था, तो ये शेप्स आपने देख लेनी है। उसके बाद अब देखें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, होम असाइनमेंट, इन दिस लेक्चर वी रिकॉल सम बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट विच ऑल prerequisite for this course and you can find all these concept in the chapter 12। चैप्टर 12 जो इन्होंने बुक दी हुई है ना आपके कोर्स वेबसाइट में, तो आपने चैप्टर 12 में जाके ये देख लेने हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ की जा रही हैं। अब ये भी आपने देख लेने हैं, जो फार्मूलेज है ना ये भी आपने देख लेने हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी में दिया है क्योंकि मेरे पास इसके हैंड आउट्स नहीं हैं, तो जब तक हैंड आउट्स अरेंज होते हैं तो मैं इसी तरह लेक्चर दूंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो इंशाल्लाह उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को भी इसी तरह सपोर्ट करें जैसे मेरे दूसरे चैनल को कर रहे हैं, और दोनों चैनल को आप सपोर्ट करें क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।